हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे सेलुलर चेक पॉइंट और रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या होते हैं। These are the control point in the cell cycle where the cell check whether everything is correct before proceeding to the next phase। दोस्तों, स- सीधी भाषा में जो सेलुलर चेक पॉइंट होते हैं वो एक एक तरीके से पुलिस जैसे कहीं पर भी चेकिंग लगा देती है ना, बैरिकेड्स लगाकर। वैसे ये सेलुलर चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि सेल साइकिल में लगे हुए होते हैं, ताकि सेल में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करते हैं सेल साइकिल को। दोस्तों, मेन सेल साइकिल चेक पॉइंट्स कौन कौन से हमारे, एक तो है जीवन जीवन चेक पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट कहाँ कहाँ पर होता है? ये जीवन एस ट्रांजिशन फेज पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पर जीवन एंड हो रहा होता है और एस शुरू होने वाला होता है, वहां पर ये चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है। G2 चेक पॉइंट कहाँ होता है? ये G2M ट्रांजिशन फेज। दोस्तों, पहले आता है हमारा G1, उसके बाद आता है S फेज, फिर आता है हमारा G2, फिर उसके बाद आता है M फेज। तो जहाँ G2 खत्म होके M फेज शुरू होने वाला होता है, तो उसके बीच में ये G2 चेक पॉइंट जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है। दोस्तों, फिर आता है हमारा एम चेक पॉइंट। एम चेक पॉइंट कहाँ होता है? ये माइटोसिस के अंदर मेटाफेज और एनाफेज के दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, जब मेटाफेज खत्म हो चुका होता है और एनाफेज शुरू होने वाला होता है। तो मेटा एना ट्रांजिशन फेज के बीच में प्रेजेंट होता है ये। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेगुलेटर्स की। दोस्तों, जैसे कहीं भी चेकिंग लगी होती है, पुलिस कहीं पर भी अगर चेकिंग लगाती है, तो उस चेकिंग को चेक करने के लिए पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो कि हर एक जो भी किसी को गुजरते हैं तो उनको चेक करने के लिए जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर सेल साइकिल में जो सेल चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर सेल को चेक करने के लिए हमारे पास रेगुलेटर्स होते हैं। तो रेगुलेटर्स एक तरीके से वो पुलिस वाला काम कर रहे हैं, जो चेक पॉइंट्स पे लगे होते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। रेगुलेटर्स इन सेल साइकिल चेक पॉइंट आर द मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द सेल चेक पॉइंट। रेगुलेटर्स वो रेगुलेटर इन द सेल साइकिल चेक पॉइंट आर द मॉलिक्यूल। रेगुलेटर्स वो मॉलिक्यूल और एंजाइम होते हैं जो कि चेक पॉइंट्स को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि साइक्लिन। दोस्तों, यहाँ पर साइक्लिन, सीडीके जैसे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, ये क्या करते हैं? नेक्स्ट फेज के लिए सेल को पास कर देते हैं। और नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं जैसे दोस्तों आरबी, रेटिनोब्लास्टोमा, P53 एंड P21। ये दोस्तों अगर सेल में कोई दिक्कत होती है तो सेल को फर्दर सेल साइकिल में आगे नेक्स्ट फेज में जाने से पहले ये उसको रोक देते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं कि आगे उन चेक पॉइंट्स पर आखिरकार होता क्या है और कैसे सेल की वहाँ पर चेकिंग होती है। जैसे पुलिस वाले चेक करते हैं ना कि उसमें यहाँ पर क्या-क्या होगा, क्या लाइसेंस चेक करेंगे और क्या हमारी गाड़ी को भी चेक करते हैं। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल साइकिल के अंदर कैसे चेक पॉइंट पर क्या-क्या चीज़ें चेक होती हैं। दोस्तों, हमारा पहला चेक पॉइंट मिलता है जो है हमारा जीवन चेक पॉइंट। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जीवन चेक पॉइंट जो है जीवन एस ट्रांजिशन फेज, जीवन के खत्म होते ही और एस के शुरू होने से पहले जो हमारा जो पहला चेक पॉइंट पड़ता है वो है जीवन चेक पॉइंट। तो जीवन चेक पॉइंट में क्या क्या चेक करा जाता है? सेल जो चेक करती है वो चेक करती है सेल साइज सही है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स, जो न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर जो सेल साइकिल के लिए चाहिए वो है या नहीं प्रॉपरली। और डीएनए डैमेज और गुड, क्या डीएनए जो हमारा जो बन रहा है वो डैमेज है या वो सही है। इफ एवरीथिंग इज ओके, अगर सब कुछ सही होता है देन एस फेज के लिए सेल को पास कर दिया जाता है। तो दोस्तों, वैसे ही हमारे पास G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट है। जैसा कि जीवन चेक पॉइंट में हमने ये सब चेक करा था, वैसे ही G2 और M चेक पॉइंट में भी हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं। ज़्यादातर दोस्तों इस यहाँ पर डीएनए से रिलेटेड चीज़ें चेक करी जाती है और फर्दर सेल्स को आगे प्रोसीड कर दिया जाता है सेल साइकिल के लिए। आइए दोस्तों, हम एक बार इन चेक पॉइंट्स का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये चेक पॉइंट्स आखिर वर्क कैसे करते हैं। जैसे कि हमारा पहला चेक पॉइंट है जीवन चेक पॉइंट। तो जीवन चेक पॉइंट में क्या होता है?
इफ कंडीशन आर नॉट फेवरेबल फॉर सेल साइकिल। अगर कंडीशन सेल साइकिल के लिए फेवरेबल नहीं है तो क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक P16 करके एक मॉलिक्यूल है, एंजाइम है जो एक्टिवेट होता है और वो क्या करता है, CDK4 या CDK6 को D1 कॉम्प्लेक्स, साइक्लिन D1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने नहीं देता है, जिससे कि ये आगे फर्दर फिर क्या है, आरबी को जो है नेगेटिव साइन यानी एक्टिव स्टेट में ही रहने देता है। इसको फर्दर फॉस्फोराइलेशन नहीं होने देता है, जो कि E2F रिलीज नहीं होने देता है, इनहिबिट E2F के इनहिबिट होने से क्या होता है, G1S ट्रांजिशन ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों, एक बार हम पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे आखिरकार सेल आगे फर्दर प्रोसीड करती है, इससे पहले, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर समझ में आ जाए कि आखिर ये काम कैसे करता है। दोस्तों, उस चीज़ को भी हम यहीं से समझ सकते हैं कि जैसे अगर कंडीशन अगर फेवरेबल है, मान लीजिए कि सेल के अंदर जो कंडीशन है वो फेवरेबल है, सब कुछ सही है, तो सेल साइकिल में क्या होगा, तो P16 हमारा जो है वो एक्टिव नहीं होगा। तो CDK4 या CDK6 ये क्या होता है दोस्तों, ये है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे प्रोटीन को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। जब जब ये साइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट करता है, यानी दूसरे किसी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता है। तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। काइनेज का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन करना किसी दूसरे मॉलिक्यूल का। तो दोस्तों, अगर जैसे कंडीशन फेवरेबल है तो ये CDK4 या CDK6 इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो D1 साइक्लिन D1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो इस आरबी रेटिनोब्लास्टोमा को क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा दोस्तों। इसको जैसे ही फॉस्फोराइलेट कर देगा तो ये क्या करेगा, E2F जो अभी इनहिबिट था, ये E2F रिलीज करेगा। दोस्तों, RBF के साथ E2F जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट होता है RB, तो ये क्या करता है, E2F रिलीज करता है और जैसे ही ये E2F मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, ये G1S ट्रांजिशन को प्रोसीड करेगा। यानी E2F जो होता है वो जीन को एक्टिवेट कर देता है, जो फर्दर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बनाने लग जाता है, वो बनने लग जाते हैं सेल साइकिल के अंदर। तो एक और बात देखते हैं दोस्तों हम इसको, कि क्या होता है कि इफ कंडीशन आर नॉट फेवरेबल, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो हमारा P16 मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, जो कि CDK4 या CDK6 मॉलिक्यूल को D1 साइक्लिन D1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने नहीं देगा, इनहिबिट कर देगा। जैसे ही ये इसको इनहिबिट करेगा तो ये फर्दर आरबी यानी रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेशन नहीं करने देगा। ये जो है, ये CDK मॉलिक्यूल जब इसको कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये क्या करता है, आरबी का फॉस्फोराइलेशन करता है, अगर सब कुछ सही रहता है तो। लेकिन अगर नेगेटिव साइन है, मतलब इनहिबिट P16 एक्टिवेट हो चुका है, तो फिर इसका फर्दर फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। और एक बार इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ तो दोस्तों ये फिर E2F भी रिलीज नहीं करेगा, E2F को इनहिबिट कर देगा। और E2F जो होता है वो एस फेज ट्रांजिशन के लिए से रिलेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एस फेज में जाना है तो एस फेज के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं E2F के रिलीज से। अगर E2F रिलीज नहीं होता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होते हैं, जिससे फिर सेल जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड, सेल साइकिल जो आगे है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करती है। दोस्तों, क्या हो अगर कंडीशंस ठीक हो बट अगर डीएनए डैमेज हो, अगर डीएनए भी डैमेज है तो फिर क्या होता है, एटीएम या एटीआर एक्टिवेटेड। तो हमारा जो एटीएम या एटीआर जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो फिर से क्या करता है, जो P53 या सी एच के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। और अगर P53 एक्टिवेट होता है, दोनों ही एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होता है, P53 P21 CIP मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है और CHK जो है वो CDC25A मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। दोनों ही मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गए। इसको दोस्तों आप शॉर्ट में P21 भी कह सकते हैं खाली। इसको CIP से लगाने से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये। आप खाली इसको P21 भी कह सकते हैं। तो P21 और CDC25A जो होते हैं वो CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 2
जो मॉलिक्यूल होता है उसको क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ये दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होने देते। अब फर्दर जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होने देंगे, फिर ये क्या होगा, आगे सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा। कैसे स्टॉप कर देगा? सेम मैकेनिज्म है इसके आगे कि फिर ये फर्दर आरबी को फॉस्फोराइलेट नहीं करेगा, फिर ये E2F रिलीज नहीं करेगा और फिर से जो सेल साइकिल है वो फिर वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद में आता है हमारा S2 ट्रांजिशन फेज चेक पॉइंट। S2 ट्रांजिशन फेज चेक पॉइंट क्या होता है? इफ डीएनए इज डैमेज, अगर डीएनए डैमेज होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है दोस्तों? एस फेज के खत्म होते ही और G2 के शुरू होते ही। एस फेज में गाइस दोस्तों प्रोटीन जो है डुप्लीकेट वगैरह हो जाता है अपना, और डीएनए वगैरह जो उसका जो डुप्लीकेशन वगैरह होती है ना क्रोमेटिड आर्म्स का, वो सब हो चुका होता है एस फेज में। और वो G2 फेज में वापस से वो माइटोसिस माइटोसिस के लिए जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो सिंथेसिस होता है। तो एस फेज के खत्म होते हैं और G2 के शुरू होने से पहले जो चेक पॉइंट पड़ता है उसको हम SG2 ट्रांजिशन फेज चेक पॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर डीएनए डैमेज है, इफ डीएनए डैमेज, तो इस चेक पॉइंट पे क्या होगा, एटीएमआर एटीएम या एटीआर एक्टिवेट हो जाएगा, जो फर्दर क्या करेगा, P53 एंड CH के 1 या CH के 2 को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही इनको एक्टिवेट कर देगा दोस्तों, फिर क्या होगा, P21 CIP या CDS25 ये दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे। इन दोनों के एक्टिवेट होते ही फिर ये CD K1 मॉलिक्यूल इनिबिट कर देंगे, जिससे ये फर्दर आगे की जो सेल साइकिल की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। उसके बाद में ऐसे ही दोस्तों एक और चेक पॉइंट पड़ता है। मान लीजिए कि सेल इस चेक पॉइंट को भी पास कर गई, फिर उसके बाद में एक और चेक पॉइंट पड़ेगा, वो G2 के खत्म होते ही और माइटोसिस के शुरू होते ही पड़ेगा। G2 गैप 2 फेज है और M माइटोसिस फेज है। जैसे ही G2 फेज खत्म होता है और M फेज शुरू होता है, तो हमारा पड़ता है G2M ट्रांजिशन चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट पे क्या होता है दोस्तों, इफ डीएनए इज अनरेप्लिकेटेड, मान लीजिए कि कहीं पर डीएनए जो है वो अनरेप्लिकेटेड रह गया, तो दोस्तों क्या होगा, एटीएम या एटीआर जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो फिर से P53 P21 एंड इधर CH के 1 एंड इधर CDS25 को वापस से एक्टिवेट कर देगा। और इनके एक्टिवेट होते ही दोस्तों फिर ये CD के 1 को वापस से ब्लॉक कर देंगे, और ब्लॉक करते ही फिर स्टॉप एम फेज एंट्री, एम फेज में एंट्री जो है वो सेल साइकिल की रुक जाएगी। दोस्तों उसके बाद में आता है हमारा मेटा एनाफेज ट्रांजिशन चेक पॉइंट, जो कि मेटाफेज के खत्म होते ही और एनाफेज के शुरू होने से पहले पड़ता है। दोस्तों इस वाले चेक पॉइंट में क्या होता है, स्पिंडल डू नॉट असेंबल प्रॉपर्ली। इसमें क्रोमोसोम की अलाइनमेंट और स्पिंडल फाइबर डू नॉट अटैच टू सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर से स्पिंडल फाइबर्स का सही से अटैच होना, ये दोनों चीजें चेक करी जाती हैं। दोस्तों पहली चीज चेक करी जाती है कि ये सही से अलाइन हुए हैं या नहीं क्रोमोसोम्स, और दूसरी चीज कि स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमेयर से सही से अटैच हुए हैं या नहीं। अगर स्पिंडल फाइबर सही से अटैच नहीं होते हैं या प्रॉपरली असाइनमेंट अलाइनमेंट नहीं होता है क्रोमोसोम्स का, तो ये MAD2 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करते हैं, जो कि फर्दर APC मॉलिक्यूल को CDC20 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में से इनिबिट कर देता है। दोस्तों जैसे ही ये इनिबिट होता है, तो ये यूबिक्यूटिनेशन, सिक्वेरिन का यूबिक्यूटिनेशन नहीं होने देता है। दोस्तों सिक्वेरिन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नॉर्मली जो काम होता है वो होता है कि वो क्रोमोसोम्स के सेपरेशन को रोकता है। अगर क्रोमोसोम्स के सेपरेशन को रोकता है, कब? जब उसका जो नॉर्मली काम होता है, लेकिन जैसे ही इसका यूबिक्यूटिनेशन हो जाता है, सिक्वेरिन का अगर जैसे यहाँ पर इनिबिट हुआ है, लेकिन अगर यूबी नॉर्मल सेल साइकिल होती है, अगर सिक्वेरिन का यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगा दोस्तों, तो वो इसको डिग्रेड कर देता है, जिससे कि फिर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और फर्दर जो एनाफेज वाली कंडीशन होती है ना, जिसमें क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, वो होने लग जाता है दोस्तों। लेकिन अगर यूबिक्यूटिनेशन इसका नहीं होने दिया, तो ये डिग्रेड नहीं होगा, ये डिग्रेड नहीं होगा, तो ये फर्दर क्रोमोसोम्स के सेपरेशन को रोकता है और ये डिले करता है मेटाफेज को और लंबा कर देता है। स्टॉप टू एंटर इन एनाफेज, तो ये एनाफेज के अंदर एंट्री नहीं लेने देता है सेल साइकिल को।
तो ये थे हमारे दोस्तों सारे सेल साइकिल चेक पॉइंट। एक बार और हम देख लेते हैं। पहला था हमारा जीवन चेक पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट में दोस्तों हमने देखा कैसे P16 मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, और अगर डीएनए डैमेज है तो हमारा एटीएम एटीआर एक्टिवेट होता है। और एक सीडीके करके मॉलिक्यूल होता है दोस्तों यहाँ, ये जैसे कि यहाँ पर सीडीके मॉलिक्यूल जो होता है वो उसको इनहिबिट कर देता है, जो आरबी मॉलिक्यूल को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट नहीं करता, जिससे कि E2F जो है वो रिलीज नहीं होता है, और E2F रिलीज नहीं होगा तो सेल जो है वो जीवन ट्रांजिशन फेज एस फेज में आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी सेल साइकिल। वैसे अगर दोस्तों अगर डीएनए डैमेज रहता है तो एटीएम एटीआर रिली एक्टिवेट होते हैं, जिससे कि वो P53 और CHK को क्या करते हैं, ये दोस्तों चेक काइनेज होता है इस एंजाइम, इस मॉलिक्यूल का नाम चेक काइनेज, और P53 इन दोनों को एक्टिवेट करता है, जिससे P21 और C25A एक्टिवेट होते हैं, जो कि फर्दर CDK2, दोस्तों यहाँ पर जो था CDK4 या CDK6, यहाँ पर था हमारा CDK2, इनको इनहिबिट करते हैं साइक्लिन के साथ। साइक्लिन यहाँ पर D1 था, यहाँ पर साइक्लिन E या A हो सकता है, उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने से इनहिबिट करता है, जो कि फर्दर सेल साइकिल को स्टॉप कर देता है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा सेल साइकिल SG2 ट्रांजिशन चेक पॉइंट, जिसके अंदर क्या था कि अगर डीएनए डैमेज है, इस चेक पॉइंट पर दोस्तों डीएनए का डैमेज चेक करा जाता है कि डीएनए डैमेज है या नहीं। तो इफ डीएनए इज डैमेज देन एक्टिवेट एटीएम और एटीआर, एटीआर और एटीएम एक्टिवेट होते हैं, जो कि P53CHK1 और या CHK2 को एक्टिवेट करते हैं, जो फर्दर P21 या CDC25A को एक्टिवेट करते हैं, जो कि CDK1 मॉलिक्यूल को इनहिबिट करते हैं, और जो फर्दर आगे नेक्स्ट फेज में सेल साइकिल को जाने से रोक देते हैं। उसके बाद में हमने देखा G2M ट्रांजिशन चेक पॉइंट। ये गैप 2 फेज के खत्म होते हैं और माइटोसिस के शुरू होने से पहले लगता है दोस्तों। इस चेक पॉइंट पर क्या चेक करा जाता है कि डीएनए सही से रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ, कि इफ डीएनए इज अनरेप्लिकेटेड, अगर कोई डीएनए अनरेप्लिकेटेड रह जाता है तो एटीएम या एटीआर रिलीज होते हैं, जिससे कि फर्दर P53 या CHK1 एक्टिवेट हो जाते हैं, और जिसके बाद P53 P21 एक्टिवेट होने के बाद P21 और CDC25C एक्टिवेट होता है, जो कि फर्दर सेल को CDK1 मॉलिक्यूल को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है और स्टॉप एम्फेज एंट्री, और सेल साइकिल को माइटोसिस में एंट्री नहीं मिलती है। उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन चेक पॉइंट। मेटाफेज एनाफेज के बीच में एक ट्रांजिशन चेक पॉइंट पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर चेक करा जाता है कि क्रोमोसोम सही से अलाइन हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर से सही से अटैच हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो अटैच नहीं होते हैं या फिर क्रोमोसोम सही से अलाइन नहीं हुए होते हैं तो MAD2 मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है, जो कि फर्दर APC CDC20 कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन नहीं होने देता है। वो एपीसी मॉलिक्यूल को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जो कि फर्दर फिर इनहिबिट यूबिक्विटिनेशन, इसका काम क्या होता है, यूबिक्विटिनेशन करना सिक्वेरिन का। तो यूबिक्विटिनेशन होता है वो इनहिबिट हो जाता है सिक्वेरिन का यूबिक्विटिनेशन ना होना, उससे क्या होता है, ये सिक्वेरिन डिग्रेड नहीं होता है, जो कि फिर आगे जाके सिक्वेरिन क्या काम करता है, सिक्वेरिन का जो नॉर्मली काम होता है कि मेटाफेज जो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन है उसको ना होने दे, जिससे कि सेल साइकिल और ज़्यादा देर तक फिर मेटाफेज में ही पड़ी रहती है, जिसके कारण से उसको एनाफेज में एंट्री नहीं मिलती है। तो दोस्तों यही था हमारे सारे फेजेस